लेकर चलने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वह तबका, वह समाज जो भुक्तभोगी है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नहीं मिल पाने के कारण जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ा रह गया, उसका एक ही कारण था, क्योंकि वह शिक्षित नहीं हो पाया, शिक्षा से पहले वंचित रहा और फिर अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह रहा है। स्थिति बहुत बदली नहीं है। जब हम बात करते हैं कि किसी भी देश का विकास उसकी अधिकतम आबादी की के विकास में निहित है, और विकास का पैमाना क्या है? हर हाथ को काम मिले, रोजगार मिले, उसको इतनी सुविधाएं मिल जाएं कि वह अपने जीवन को सुखमय बना सके और फिर आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा जीवन दे पाए। और यह तभी संभव है जब साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे ले जाते हुए शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो, उसमें गुणवत्ता को सन्निहित किया जाए। यह कैसे होगा? यह वह समाज नहीं कर पाएगा जो किंग कर्तव्य विमूढ़ है, मतलब अपने बारे में नहीं सोच पाता, क्योंकि हर कोई लीडर नहीं होता। अपनी स्थिति के लिए इंसान जिम्मेदार खुद जरूर होता है, लेकिन जब भावनाएं प्रबल हों, जब समाज के लीडर्स, जिन्हें वो अपना हीरो मानते हैं, मार्गदर्शक मानते हैं, उनकी जब मनसा, मनोभावना दूषित हो जाती है, वह अपनी विचारधाराओं को थोपने की कोशिश करते हैं, तो फिर सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा समाज कहीं न कहीं उनके आगे झुक जाता है। बातें बहुत ताकतवर साधन है जिसकी बात बार बार हम करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग। पहले कुछ और आवश्यकताएं थीं समाज को, ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज को, लेकिन आज की स्थिति कुछ ऐसी है कि हार्ड स्किल से, तकनीकी से ज़्यादा ज़रूरी सॉफ्ट स्किल्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, एटिकेट्स, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ें। और सॉफ्ट स्किल्स में जो भी समाज, जो भी परिवार, जो भी देश आगे होगा, वही अपनी विचारधारा को ताकत के साथ संप्रेषित और थोपने की स्थिति में होगा। सॉफ्ट स्किल्स में वह कौन सा समाज है जो पारंगत है? वही किसी भी देश की सत्ता को अपने कब्जे में ले लेता है, क्योंकि वह अपनी बातों से भावनाओं पर काबू कर लेता है एक बहुत बड़ी जनसंख्या पर, और वह जनसंख्या फिर एक मतदाता के रूप में कन्वर्ट होकर भावनात्मक स्थिति में वोट करती है, और उससे जो सही लगता है अपने लिए, उसके हिसाब से लोगों को चुनती है। विज्ञान कठिन विषय है, शिक्षा कठिन विषय है,
इसलिए जो भी लीडरशिप इन दोनों को लेकर चलती है उसे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और कई बार उसको सत्ता से दूर भी होना पड़ता है। तो फिर से हम राजनीति को थोड़ा परे रखते हैं। यह जानना ज़रूरी था कि बगैर राजनीतिक सहयोग के शिक्षा की गुणवत्ता में परिवर्तन या वृद्धि नहीं लाई जा सकती। लेकिन जब स्थिति ऐसी हो कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो अब समाज में जो बुद्धिजीवी हैं, जो पहले से ही विकसित हैं, जो संस्थाएं हैं जिन पर भरोसा है शिक्षाविद को, विद्यार्थियों को और अभिभावकों को, बहुत से ऐसे आज शिक्षाविद टीचर्स हैं जिन पर भरोसा है लोगों को और वे अच्छा काम कर रहे हैं, गिने चुने नाम हैं। तो मेरी ये सोच जो मैंने रिसर्च बेस्ड तरीके से एक हल निकालने की कोशिश की है कि आज बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में शिक्षा का प्रचार करने में लगे हैं और बहुत ही सफल हैं। एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक शिक्षा पहुंच सकती है डिजिटल रिवॉल्यूशन की वजह से। तो इसका लाभ क्यों नहीं ग्रामीण क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाए। तो आज ही मेरी बात एक रिटायर्ड प्रधानाध्यापक से हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि जब एक डॉक्टर रिटायर्ड होता है तो वह क्या करता है। या तो वह किसी क्लिनिक को ज्वाइन करता है जो प्राइवेट क्लिनिक हो, या फिर अपना एक क्लिनिक खोल लेता है क्योंकि उसकी डिग्री उसको इजाज़त देती है। उसके लिए उसको कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरा करनी पड़ती हैं, एक लाइसेंस उसका अपना होता है और वह ऑथराइज्ड हो जाता है। उसी तरह से जब एक शिक्षक रिटायर्ड हो जाता है तो उसकी भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, उसके बाद भी अपनी उसकी ज़िंदगी होती है। वह शिक्षा को क्यों नहीं लेकर आगे बढ़ सकता। जिस तरह से एक क्लिनिक खोल करके एक डॉक्टर मरीज की सेवा करता है और उसके बदले में उसको मेहनताना मिलता है और बुढ़ापा उसका फिर से संवर जाता है। उसी तरह से बाकी कुछ प्रोफेशंस हैं, वकील हैं। इसका उपाय आसान है। अगर हम हर टोले में, जहाँ पर 25-30 परिवार रह रहे हों, अगर वहाँ पर हम, या फिर एक पंचायत को अगर एक यूनिट मान लिया जाए, तो एक पंचायत में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन के लिए तैयार अगर कर लिया जाए तो बहुत आसानी से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रचार प्रसार आसानी से किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण है बिहार के एक कस्बे में। जब पहली बार वहाँ का कोई यूथ स्टूडेंट आईआईटी उसने किया और उसकी नौकरी लगी, तो एक विचार उत्पन्न हुआ, क्यों नहीं अन्य युवाओं को, अन्य स्टूडेंट्स को भी उसके लिए तैयार किया जाए। बातचीत हुई, कुछ लोगों ने मिलकर संस्था खड़ी की और एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कर दी, जिसमें कंप्यूटर और पढ़ने के लिए किताबें जो भी हों वहाँ मुहैया कराई गई। बेसिकली ऑनलाइन क्लास, क्योंकि जो लोग वहाँ से इंजीनियर्स या ऑफिसर्स बनते गए, सब्जेक्ट के माहिर थे,
वह तो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे। अब उनसे उस गांव के, उस कस्बे के स्टूडेंट्स को जोड़ना था। तो जोड़ने का एक ही तरीका था, ऑनलाइन। और फिर उसने बड़ी क्रांति की। जो बच्चे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते थे स्कूल्स में, और ये ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल जाना भी शुरू किया, वहाँ भी गए, और बाकी समय उन्होंने लाइब्रेरी में देना शुरू किया। एक एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 बजे तक है, जो लगभग सभी राज्यों में है, तो बच्चे तैयार होकर के 8 बजे वहाँ जा सकते हैं, 1 डेढ़ घंटा वहाँ पढ़ सकते हैं, फिर स्कूल जाकर वहाँ जो भी पढ़ना है, फिर जब स्कूल से वापस आए तो फिर घर में अपना जो भी बस्ता वगैरह रखकर किताबें जो भी लेनी हैं वो लेकर तैयार होकर के फिर से कोचिंग सेंटर में चले गए। जाकर 3 से 4 घंटे सुबह 8 से लेकर रात में 8 बजे तक उनकी पढ़ाई जारी हुई। अगर स्कूल में कुछ बच्चे ने समझने में कोताही की या फिर उसको समझ में नहीं आया, तो उसको ऑनलाइन के ज़रिए जो शिक्षक अवेलेबल थे हैं, वो उनके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सुबह जब 1 घंटे का या 1.5 घंटे का टाइम उनको मिलता है, उस वक्त स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जाने वाली हैं, जो होमवर्क वो नहीं कर पाए हैं, वो होमवर्क भी उनकी मदद से या ऑनलाइन क्लासेस की मदद से वो कर लेते हैं। तो यह जो फार्मूला है कि सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कंटिन्यूअस एक स्टडी का पैटर्न विकसित यदि किया जाए। स्कूल की स्थापना करना खर्चीला काम है, तो क्यों ना सरकारी स्कूल से बच्चों का सर्टिफिकेट मिले, और जो भी शिक्षा मिल रही है, बेसिक कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं वहाँ। अब उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन करना है, और इन बच्चों को उन एग्ज़ामिनेशंस की के लिए तैयार करना है। जैसे आईआईटी के लिए, एग्जाम्पल के लिए आईआईटी नीट के लिए 2 एग्ज़ाम को लेते हैं, और ये रिटर्न बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं। क्यों बच्चे इसमें ज़्यादा सफल होते हैं? जिन परीक्षाओं में इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें थोड़ी कठिनाई ज़्यादा होती है, बहुत सारे कारण हैं उसके। इंटरव्यू रखा ही गया था ब्रिटिश रिजीम में, ताकि जिसको चाहें हम सेलेक्ट करें, जिसे चाहें हम रिजेक्ट करें। लेकिन आज ऐसा संभव नहीं है। आज वीडियो कैमरास होते हैं, सीसीटीवीज़ होते हैं, प्रूफ होता है, वो मनमानी नहीं कर सकता। इसलिए इंटरव्यू एक माध्यम है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अभ्यर्थियों को रिजेक्ट करने का, और जितने रिक्वायर्ड हैं उतने को सिलेक्ट करने का। कोई तरीका तो अपनाना होगा। तो अगर गांव में देखें तो ऐसा कोर्स, ऐसा कैरियर चुनना वहाँ के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए अच्छा होगा, जिसमें उनको रिटन एग्ज़ाम्स के ज़रिए ही सफलता प्राप्त हो जाए, और फिर रोजगार का माध्यम उनके लिए प्राप्त हो। तो ये आज आईआईटी और नीट यह जॉब की गारंटी, रोजगार की गारंटी माना जाता है। और ऐसा नहीं है कि जितने आईआईटी और नीट की तैयारी करते हैं सभी का मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन हो ही जाता है। बात वो नहीं है। अगर बच्चे को आप कहें क्लास 1 से ही या क्लास 6 से कि आप यूपीएससी की तैयारी करो, आईएएस बनो,
थोड़ा कठिन हो जाता है। विश्वास, आत्मविश्वास डोल जाता है, क्योंकि उसका प्रोसेस बहुत लंबा है। मैं ऐसा नहीं कहता कि संभव नहीं है। स्ट्रेटेजी के तहत जिन्होंने किया उन्होंने सफलता प्राप्त की, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रोल उसमें व्यक्ति का अपना होता है और पेरेंट्स का रोल होता है। सभी ऐसा रिस्क नहीं ले पाते। तो सबसे सेफ या सेफेस्ट वे है जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कर सकते हैं, पेरेंट्स डिसीजन ले सकते हैं, और वहाँ के जो रिटायर्ड टीचर्स हैं, हेडमास्टर्स हैं, वो इस मुहिम को आगे ले जा सकते हैं। क्या करना होगा? एक कमरा 15-20 फीट का, ऐसा एक कमरा जहाँ पर 25-30-35 बच्चे बैठ सकें, और जिनको ऑनलाइन सुविधाएं दी जा सकती हैं। कम से कम उतने कंप्यूटर्स के स्थाप का इंतज़ाम किया जाए, इंटरनेट की सुविधा हो, और एक डिजिटल बोर्ड अगर हो तो ठीक है, नहीं तो स्मार्ट टीवीज आती हैं। क्लासरूम का एक स्वरूप दिया जाए, और यूट्यूब का इस्तेमाल किया जाए। ऑनलाइन टीचर्स करोड़ लाखों की संख्या में है, हजारों नहीं लाखों की संख्या में। बहुत सारे शिक्षक हैं उसमें जो बहुत कम पैसे में, या फिर बहुत सारे वीडियोस फ्री भी हैं जो कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स में होते हैं। अगर हम यूजीसी सीईसी की बात करें तो उसमें जितने भी लेक्चर्स होते हैं बहुत अच्छे, फ्रीली अवेलेबल है। यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका अपना चैनल होता है, उसमें चीज़ें दी जाती हैं। कुछ सोशल वर्कर्स हैं जो एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, लेकिन वह सामाजिक कार्य के तहत फ्री में एजुकेशन देते हैं। डॉक्टर्स हैं, बायोलॉजी के जानने वाले हैं, सब्जेक्ट के माहिर हैं। तो उस गांव में, बिहार के उस गांव में जो आज मशहूर है आईआईटियंस को निकालने के लिए, उस गांव को कहा ही जाता है, कस्बा को कहा जाता है आईआईटियंस विलेज। इस साल अगर मैं सही हूँ तो लगभग 40 आईआईटियंस निकल चुके हैं। दर्जनों हर साल वहाँ आईआईटियंस निकलते हैं, और हर घर में 2-3 इंजीनियर तो मिलेंगे मिलेंगे आपको। तो अगर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आधार इंजीनियरिंग को अगर बना ले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो सपना है वह पूरा हो सकता है। सभी इंजीनियर्स बने ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई मेडिकल में जाने के लिए उसका अलग पैटर्न है, सीट कम हैं, लेकिन इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी अगर बच्चे क्लास 1 से शुरू करते हैं, उनकी जानकारी के बगैर, या टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में होती है, क्लास 1 का बच्चा नहीं समझ पाएगा कि उसे इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है। लेकिन इंजीनियरिंग और मेडिकल पर मैं जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हमें एक ऐसे सिस्टम फार्मूला को गांव में हर बच्चे तक, हर पेरेंट्स तक ले जाना है। उसको कहते हैं स्टीम। स्टेम है ओरिजिनली, बट स्टीम एक ही मैंने जोड़ा है। वह है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं स्टेम, ये एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देते हैं, और गांव में इसी गुणवत्ता को लेकर जाना है। फोकस हमारा ग्रामीण क्षेत्र है और शहरों में स्लम एरियाज, जो कि झोपड़ी।
जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है, क्वालिटी एजुकेशन की बात का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश मीडियम, मिनिमम सीबीएसई बोर्ड और सब्जेक्ट में पारंगत टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाए ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो शिक्षा मिलती है उसको हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहते हैं। यह संभव हर गांव में नहीं है। तो फिर करना क्या होगा? डिजिटल एजुकेशन के ज़रिए ये संभव है, जहाँ पर कम खर्च में सप्लीमेंट हो सकता है। सर्टिफिकेट सरकारी स्कूल से प्राप्त हो जाएंगे। गुणवत्ता चाहे जो भी हो, सभी स्कूल्स ऐसे नहीं हैं जहाँ गुणवत्ता नहीं मेंटेन की जाती है। बहुत सारे सरकारी स्कूल्स हैं जहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है, लेकिन ये संख्या नगण्य है। 0.01% भी नहीं माना जाएगा उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डिजिटाइजेशन के ज़रिए, ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए इस शिक्षा की जो कमी है गुणवत्ता की शिक्षा में, उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा करने से हमें वह जो उद्देश्य है पूरे देश में हर बच्चे को, हर युवा को एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा जा सके एजुकेशन के ज़रिए, क्योंकि समस्या तो यही है कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को हम तैयार जब तक नहीं कर पाएंगे शिक्षा से, हम उनको जब तक मजबूत नहीं कर देंगे, तब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो हमारी कल्पना है 96% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, यह पूरा नहीं हो पाएगा। आज यहाँ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं लाल मोहन रजक, ऑथर कम मोटिवेशनल स्पीकर। थैंक यू सो मच।